गुड इवनिंग सभी लोगों को। हम लोग पढ़ रहे थे टीचिंग एप्टीट्यूड के बारे में। उसी के अंतर्गत मैंने स्टार्टिंग में आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन बताया, टीचिंग क्वालिटी ऑफ टीचिंग एप्टीट्यूड बताया। आज के हम मेथड्स ऑफ टीचिंग एप्टीट्यूड बताएंगे। जितना फ्लो चार्ट बनाता हूँ प्लीज़ देखते रहिए, इसको ना समझने का प्रयास कीजिए, बाकी सारी चीज़ें ऑटोमेटिक हो जाएगी। जैसे मेथड क्या होता है कि कौन कौन सी विधियाँ हैं जिससे आप टीचिंग करते हैं, किसी कक्षा में विषय वस्तु का प्रदर्शन करने की शैली को टीचिंग विधि करते हैं, जिससे बच्चे का सर्वांगीण विकास हो सके। इसी को से टीचिंग मेथड कहते हैं। सामान्यतः एक ऐसी कंटिन्यूटी प्रक्रिया होती है जो इंटरेस्ट के आधार पे होती है, स्टूडेंट के इंटरेस्ट पे आधारित होती है। आपकी कितना इंटरेस्ट है, उसके बाद इसके साथ साथ बच्चे का बौद्धिक विकास होता है, और बौद्धिक विकास के साथ व्यवहारिक परिवर्तन होता है। इसीलिए उसके अंदर लॉजिकल माइंड या साइंटिफिक तरीके से सोचने का मार्गदर्शन डेवलपमेंट होता है। इसके साथ कुछ विधियां हैं, जैसे व्याख्यान विधि। व्याख्यान विधि क्या है कि एक एग्जांपल से मैं सब चीज़ को समझाऊंगा। यहाँ पे टीचर है, यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये बच्चे हैं। तो जो ये लेक्चर देते हैं बच्चे उसको नोट करते हैं, तो इस विधि को बोलते हैं लेक्चर विधि। ठीक है, लेक्चर विधि में क्या होता है कि आपके ऑटोक्रेटिक शिक्षण विधि है। ये लाइन याद रखिएगा, ये एग्जाम से विधि है कि व्याख्यान विधि क्या है, ऑटोक्रेटिक शिक्षण विधि होती है। ये ज्ञान का संचार का सशक्त माध्यम है, इफेक्टिव तरीके से होता है। इसमें शिक्षक मतलब इसमें देखो विधियों में ये चीज़ें याद रखना है कि इसमें टीचर एक्टिव होता है, स्टूडेंट इनएक्टिव होता है। बहुत बार होता है कि हम लोग क्लास में लेक्चर देते हैं और बच्चे पीछे बैठ के बकैती कर रहे हैं, या इंटरेस्ट देख तो रहे हैं लेकिन इंटरेस्ट नहीं लेते हैं। तो इसकी ये कमियां हैं। ये क्या है, इसकी पॉजिटिव विधि है, इसकी नेगेटिव कमियां हैं। ठीक है, इसके साथ बीच में बच्चों को जोड़ने के लिए हम लोग क्या करते हैं, उनसे क्वेश्चन पूछते हैं कि चलो भाई बताओ इसका आंसर क्या होगा, सुना तो ठीक है। तो यदि बताते हैं तो हमारे पढ़ाने का तरीका सही है, नहीं तो हमारे पढ़ाने का तरीका गलत है। शिक्षण की व्याख्यान विधि को एक प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत क्या चीज़ें किया जाता है। संपूर्ण सब्जेक्ट के सिलेबस को सिनॉप्सिस के माध्यम से बताने का प्रयास किया जाता है। मैं स्टार्टिंग में हर टॉपिक पढ़ाने से पहले सिनॉप्सिस बना देता हूँ। यहाँ भी सिनॉप्सिस बना के बताया था कि ये चीज़ें होता है। उसके बाद आपकी प्रदर्शन करने की शैली, स्किल बहुत अच्छी होनी चाहिए जो आपको पूरे बच्चों में एक्टिव कर दे। इतना इंटरेस्टिंग तरीके से बताइए, ये ड्रामा नहीं करना है, इतना इफेक्टिव तरीके से बताइए कि बच्चे न चाहते हुए सुनने लगे। तो इसके लिए आपको सोशल कनेक्टिविटी से, एग्जाम्पल से, सोसाइटी से जोड़कर बताते हैं। मॉडर्न इम्पोर्टेंस, मॉडर्न न्यूज से चीज़ें हैं तो उससे जोड़ के बताते हैं, तो ऑटोमेटिक उन्हें इंटरेस्ट आता है। एक विषय वस्तु को अन्य रोचक के साथ जोड़ने का, जैसे मान लो कि रिलीजन फिलॉसफी में पढ़ा रहा हूँ या इंडियन फिलॉसफी पढ़ा रहा हूँ, जैसे रिलीजन फिलॉसफी, तो आज तक रिलीजन का क्या महत्व है, हर धर्म में क्या क्या चीज़ें हैं, उसकी कमियां क्या है, उस पर बताइए। आप अपना उनका मत भी पूछिए कि आपको क्या लगता है। तो इस तरीके से इंटरेक्ट होते हैं बच्चे, तो उन्हें मज़ा आता है। नए ज्ञान को पुराने ज्ञान से जोड़ने की कला होती है, इसी तरह चीज़ें बताते हैं। यद्यपि व्याख्यान विधि शिक्षण का प्रभावकारी शिक्षण विधि है, परंतु शिक्षक को व्याख्यान को रोचक बनाने के लिए कई चीज़ों की ज़रूरत होती है। कुछ लोग पीपीटी बनाते, अब तो बना के दिखा रहे हैं, कुछ पिक्चर के माध्यम से दिखाते हैं। इसके साथ साथ कुछ बहुत सी चीज़ें हैं। पाठ्य प्रदर्शन विधि पीपीटी माध्यम से बना कर इफेक्टिव तरीके से दिखा सकते हैं स्टूडेंट को। ठीक है, अगली विधि क्या है, पाठ्य प्रदर्शन विधि, द लेसन डेमोन्स्ट्रेशन मेथड। ये सेकेंड विधि है। ठीक है, याद रखिएगा।
ठीक है। पाठ्य प्रदर्शन विधि क्या है? एक ओल्ड ट्रेडिशनल विधि है, तो ये पूछ देता है यूजीसी में कि कौन सी ओल्ड विधि है और कौन सी न्यू विधि है। ठीक है, न्यू मेथड है। तो ये चीज़ें ना केवल अंडरलाइन करके ना इसमें से वीडियो देखिए, इन लाइनों को जो मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ और बेसिकली जो मैं बोल रहा हूँ उसको नोट कर लीजिए, आपका पार हो जाएगा। 2-3 वीडियो में पूरा का पूरा पार हो जाएगा। तकनीकी स्कूल तथा शिक्षण संस्थानों में प्रयोग किया जाता है, नॉर्मली ये किया जाता है। पाठ प्रदर्शन में सर्वप्रथम किसी विषय वस्तु को निर्धारित कर उसके उद्देश्यों का निर्धारण करना है। दूसरे चरण में प्रश्नोत्तर तकनीकी को अपनाकर प्रशिक्षु को जिज्ञासा जागृत करना है। अंतिम चरण में पाठ के विषय वस्तु को प्रदर्शन कर उसका मूल्यांकन किया जाता है। इस विधि का प्रयोग सामान्यतः ट्रेनिंग के लिए, बच्चों को ट्रेनिंग के लिए किया जाता है, जिसमें बच्चों को स्किल या किसी को भी, टीचरों को भी स्किल डेवलपमेंट करने का काम किया जाता है। जो लोग ट्रेनिंग पे आते हैं उनको इसी मेथड से सिखाने का प्रयास किया जाता है। अब तीसरी जो विधि होती है प्रश्न पूछकर, इसे सुकरात विधि भी कहते हैं। सुकरात विधि इसलिए कहते हैं क्योंकि सुकरात ने दुनिया को सिखाने के लिए यही विधि अपनाने का प्रयास किया था। सुकरात विधि क्वेश्चन आंसर विधि जिसे कहते हैं। क्वेश्चन आंसर के माध्यम से क्या है कि हम बच्चों से पूछते हैं कि आपकी क्या प्रॉब्लम है। जैसे मान लीजिए कि हम रिलीजन फिलॉसफी पढ़ा रहे हैं, तो रिलीजन पर हम पूछते हैं कि एक बात बताइए, आपके अनुसार रिलीजन क्या है, तो वो बताते हैं कि रिलीजन ये है। उसके बिहाफ में हम कहते हैं कि नहीं ये चीज़ें नहीं, ये है। धर्म क्या है, तो हम कहते हैं कि धर्म ये नहीं, धर्म वो होता है जो स्वेच्छा से धारण किया जाता है, उसे धर्म कहते हैं। रिलीजन क्या होता है? रिलीजन वह है जो सोशल और रिचुअल रिलीजियस रूल्स रेगुलेशन से हमें बांधा जाता है, तो वो रिलीजन होता है। ठीक है। अब शिक्षण में प्रश्नोत्तर विधि प्रभावशाली शिक्षण विधि होती है, जिसके माध्यम से स्टूडेंट को विषयों के प्रति इंटरेस्ट को विकसित किया जाता है। कक्षा का वातावरण भी शांत रहेगा, सर का क्या पूछ लें। ठीक है, इसीलिए स्टूडेंट डरे होते हैं और जो पढ़ने वाले बच्चे हैं उनके लिए ज़बरदस्त विधि है। प्रश्नोत्तर विधि के माध्यम से स्टूडेंट के विषय के प्रति जिज्ञासा पैदा किया जा सकता है, साथ ही नए प्रश्न पूछने के लिए जांच किया जा सकता है। शिक्षक अपना मूल्यांकन कर शिक्षण प्रक्रिया को प्रभावशाली और उपयोगी भी बना सकता है। प्रश्नोत्तर विधि को अपनाकर स्टूडेंट में विषय अभिरुचि पैदा करने और सीखने की प्रबल शिक्षा को जागृत किया जा सकता है। मुख्यतः शिक्षक 3 स्तर पर शिक्षक मुख्यतः 3 स्तर पर, यानी प्रथम निरीक्षण कि भाई आपको, जैसे मान लीजिए कि मैं पढ़ाने गया इंडियन फिलोसफी, तो मैं पूछता हूँ कि आप लोगों को इन फिलोसफी के बारे में क्या पता है, तो बताते हैं कि लोग कि जो लेक्चर देते हैं जब बड़ी बड़ी बातें करते हैं तो हम लोग कहते हैं कि देख फिलोसफी मत झाड़, ठीक है, थोड़ा सा कम में देख, मतलब कि आइडियोलॉजिकल चीज़ें बात करते हैं ज़िंदगी का। तो क्या है एक फिलोसफी, जीवन जीने का तरीका। दूसरा हम उसके बाद बताते हैं नहीं ये गलत है, इसके बिहाफ पर हमें ऐसा करना चाहिए। तो इस तरीके से बच्चों में इफेक्टिव तरीके से जानने समझने की शक्ति डेवलप होती है। अब क्या है कि फैक्टर अफेक्टिंग द टीचिंग, शिक्षण को यानी टीचिंग को प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक हैं, ये बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, ध्यान दीजिएगा। यदि आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि क्या ये तरीका आप लोगों को अच्छा लगता है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताइए, क्योंकि इस तरीके से मैं जल्दी पूरा पढ़ा दूंगा। बस इस तरीके से है कि मुझे पीपीटी बनाने की ज़रूरत नहीं है, मेरे पास समय बहुत कम होता है, तो इसलिए में बन जाएगा। यहाँ पर देखिएगा फैक्टर अफेक्टिंग टीचिंग का क्या क्या है कि शिक्षा, ये पहला क्या होता है कि एक तो ये है, मान लीजिए कि क्लास में जाने के बाद कौन कौन से काम करते हैं कि स्टूडेंट आपसे इफेक्टिव हो जाए, और उससे कि क्लास में जाने से पहले कौन कौन सी सामग्री को आप तैयार कर लें कि आपका हो जाए। ठीक है, तो यहाँ पर देखिएगा कि शिक्षण प्रक्रिया में शिक्षक को केंद्रीय भूमिका होती है। शिक्षण में कक्षा प्रदर्शन बेहतर और प्रभावशाली होना चाहिए। स्टूडेंट अपनी से अनुरुचि के अनुसार सामाजिक, राजनीतिक, व्यवहारिक, बौद्धिक चीज़ों को विकसित कर सकें। इसके लिए क्या चाहिए हमें, हम बताते हैं। पहला क्या चाहिए, इसके कुछ चीज़ें यहाँ पर नोट कर लीजिए। पहला कि आपको
क्लास में जाने से पहले, क्लास में जाने के बाद जब भी टीचिंग एप्टीट्यूड का क्वेश्चन कीजिएगा और क्लास में आने के बाद और जाने से पहले, ये दो तरीका है, इनको याद रखेंगे। ये मान के चलिएगा जब भी टीचिंग एप्टीट्यूड का क्वेश्चन लगाइएगा तो ये मान के चलिएगा कि मैं टीचर हूँ और जो चीज़ें, तो वो जल्दी चीज़ें ना एडॉप्ट हो जाती है, आपके लाइफ में उतर जाती है। मेरा काम है आपको अंगुली पकड़कर उस भाव में, उस तरीके में डालना, ठीक है। बाकी चीज़ें ऑटोमेटिक कर ले जाओगे। पहला क्या कि हमें उस सब्जेक्ट के बारे में नॉलेज होना चाहिए। दूसरा क्या होना चाहिए, आपको क्लियर डायरेक्शन होना चाहिए कि कब कौन से पॉइंट को हमें बताना है। इसलिए आप इसके लिए आप सिनॉप्सिस बना लिया करिए, जो मैं अक्सर हर क्लास में बनाता हूँ। सिनॉप्सिस बना लेना चाहिए। उसके बाद तीसरा चीज़ क्या होता है कि आपको आपकी लैंग्वेज, भाषा क्लियर होनी चाहिए, ठीक है। चौथी चीज़ क्या होता है कि आपकी लैंग्वेज जो होनी चाहिए उसमें क्लियरेंस के साथ साथ इंटरेस्टिंग होना चाहिए, जिससे बच्चे क्या करें कि आपको सुनने के लिए मजबूर हो। पांचवा क्या हो, आपको एग्जाम्पल ऐसा क्या होना चाहिए, एग्जाम्पल जोड़ने वाला हो। और एग्जाम्पल क्या कि जैसे सोसाइटी से जोड़ के देखें, रिलीजन से जोड़ के देखें, पॉलिटिकल साइंस से जोड़ के देखें, इकोनॉमिक से जोड़ के देखें, इन्वायरमेंटल से जोड़ के बताने के ये डायमेंशन क्लियर कर लेना चाहिए। और क्लास में आने के बाद क्या क्या है, क्लास में आने के बाद इन सारी चीज़ों को अच्छे तरीके से डिलीवर करिए, ऑटोमेटिक इंटरेस्टिंग और ज़बरदस्त शिक्षा होगी। ये टूल्स है। इसके लिए क्या होता है कि इससे बच्चों का व्यक्तिगत कारक को शिक्षकों का व्यवहार करता है। और टीचिंग का पेशा ऐसा है, व्यवसाय ऐसा है, आज तो टीचिंग व्यवसाय बन गया है। टीचिंग का ऐसा व्यवसाय है कि जैसा आप व्यवहार, आपकी टीचर की हर छोटी छोटी चीज़ें नोटिस की जाती है। मास्टर साहब कैसे रहते हैं, मास्टर साहब कैसे बोलते हैं, मास्टर साहब कैसे व्यवहार करते हैं, सोसाइटी में कैसे कनेक्ट होते हैं, ये सारी चीज़ आपको करते हैं। इसी यदि आप अच्छा बर्ताव करेंगे तो बच्चे उसको सीखेंगे, और नहीं तो बल भर पीछे उल्टा सीधा बोलेंगे। इसीलिए टीचर को क्या होना चाहिए, शारीरिक मानसिक भावना से विकसित करने का चाहिए, जुड़ा इमोशनली कनेक्टिविटी करना चाहिए। शिक्षक के व्यक्तित्व के कारण शिक्षक प्रभावित हो सकता है। हाँ, यदि आप क्लास में लैंग्वेज बेकार यूज करते हैं, मिसबिहेव करते हैं, ठीक है, बढ़िया से मनहूस जैसे शक्ल जैसे बिना इंटरेस्ट के पढ़ाते हैं तो ऑटोमेटिक किसी को नीरस लगता है। और वहीं थोड़ा सा बीच बीच में कुछ लॉजिकल चीज़ें जोड़कर बढ़ाते हैं, सोसाइटी के कुछ काम, तो ऑटोमेटिक इंटरेस्टेड हो जाता है। इथिकल वैल्यू को बढ़ाना चाहिए, ठीक है। ये चीज़ें हैं जो आपको करना चाहिए। इससे क्या होता है कि बच्चों के अंदर बौद्धिक विकास होता है, और शिक्षक की बुद्धि और विवेक के द्वारा ही ये पॉसिबल है। शिक्षकों की बुद्धि और विवेक की कमी के कारण शिक्षक बहुत ज़्यादा प्रभावित होता है। तो टीचिंग किसके से ज़्यादा प्रभावित होता है, इफेक्टिव होता है, यदि आपके पास उसकी वस्तु के बाद नॉलेज नहीं है, स्किल नहीं है, सोचने समझने की कैसे डिलीवर करना है, तब भी प्रभावित होगा। इसीलिए शिक्षक को बौद्धिक क्षमता को हमेशा बढ़ाने के लिए हमेशा ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ना चाहिए, ज़्यादा से डायमेंशन से सोचने की क्षमता चाहिए, साइकोलॉजिकल स्तर पर बहुत क्लियर होना चाहिए, घबराना नहीं चाहिए, डर नहीं होना चाहिए, ठीक है, निडर होना चाहिए, निर्भीक होना चाहिए, एनर्जेटिक होना चाहिए, और हमेशा पॉजिटिव विचार वाला होना चाहिए। ये होता है यदि आपके पर्सनल फैक्टर, ठीक है, जिसके आधार पर बच्चे देखकर इंटरेस्टेड होते हैं। उसके बाद इंटेलेक्चुअल फैक्टर भी कुछ होते हैं, उसको जानना है। देखिए फैक्टर अफेक्टिंग ऑफ टीचर कौन कौन से हैं। प्रेजेंस ऑफ माइंड अच्छा होना चाहिए, बच्चे जैसे पूछे उसके हिसाब से तुरंत आपको आंसर डिलीवर कर ले। ये टूल्स हैं, इसको ज़रूर नोट कर लें।
टूल्स हैं फ्री में। प्रेजेंस ऑफ माइंड अच्छा होना चाहिए कि बच्चे पूछे तुरंत आप दे दीजिए, ठीक है। यदि दूसरा क्या, इंफ्रास्ट्रक्चर, मान लीजिए आपके पास पीपीटी दिखाने के लिए लैपटॉप होना चाहिए, यदि कोई पिक्चर दिखाना है, कोई वीडियो दिखाना है, आज तक चीज़ें जिससे कनेक्ट हो जाए, तो आपको इंफ्रास्ट्रक्चर के भी आपके पास होने चाहिए। टीचिंग एड टूल्स, इसके अंतर्गत पीपीटी, ठीक है, कंप्यूटर, लैपटॉप, उसके बाद किसी से लेक्चर दिलवाने, ये टूल्स होते हैं। हेल्थ इशू बहुत है, ये कहा जाता है कि स्वस्थ दिमाग में ही स्वस्थ शरीर होता है। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा कि देखिए, अब यदि आप स्वस्थ रहेंगे, टीचर स्वस्थ रहेगा, तो बच्चे भी उसी तरीके से व्यवहार करेंगे और अच्छे तरीके से आप पढ़ा सकते हैं, अच्छी तरीके से समझा सकते हैं। अब बीमार रहेंगे तो अच्छे तरीके से ना पढ़ा सकते हैं ना समझा सकते हैं। तो टीचर का हेल्थ बहुत है, नॉलेज बहुत, ये तो मतलब वेरी 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 मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ है कि यदि सब्जेक्ट का आपके पास नॉलेज नहीं आएगा रहेगा तो आपके पास लो कॉन्फिडेंस होगा, बच्चे इंटरेस्टेड नहीं होंगे, ठीक है, आप पढ़ा नहीं पाएंगे। इसीलिए क्या करना चाहिए, घर पे अच्छे से प्रिपरेशन करके आना चाहिए, ठीक है। मेंटल लेवल भी आपका स्ट्रांग होना चाहिए कि अपने बच्चों को भी उसी तरीके से डिलीवर कर सके। स्टूडेंट और टीचर स्टूडेंट रेशियो भी कुछ मायने रखती है। जैसे हम लोग सिविल में पढ़ाते थे तो 500 बच्चों को एक टीचर पढ़ाता था, तो वो कोचिंग है। लेकिन जो NEP आई है उसमें 25 टीचर पे 25 स्टूडेंट पर एक टीचर को डिलीवर किया गया है ग्रेजुएशन में, और इस तरीके से। तो ये चीज़ें जानना बहुत ज़रूरी है। अब उसी चीज़ों को कुछ नीचे दिया गया है कि यदि आपके टीचर के पास सब्जेक्ट का ज्ञान कम होगा तो बच्चे संतुष्ट नहीं होंगे तो इफ़ेक्टिव तरीके से आप बता नहीं पाएंगे। टीचर का हेल्थ बहुत होता है, स्वास्थ्य ही सबसे बड़ा धन होता है। यदि स्वस्थ नहीं रहेंगे शारीरिक और मानसिक रूप से तो आप बता नहीं सकते हैं। उसके बाद आपको नॉलेज कम्युनिकेशन ज़बरदस्त होना चाहिए, इफेक्टिव होना चाहिए कि एक बार में सब लोग मनमुक्त होकर पढ़ने के लिए मजबूर हो जाए, ठीक है। मेंटल लेवल आपका बड़ा स्ट्रांग होना चाहिए। कोई भी चीज़ बताइए तो इस तरीके से बताइए कि न चाहते हुए जो टाल मटोल, ये नहीं कि अच्छा बच्चे पूछे कोई क्वेश्चन तो कहें कि आज नहीं कल बताएंगे, ये कल नहीं परसों बताएंगे। टाल मटोल की काम नहीं करना चाहिए, तुरंत उसे बताइए और क्लियर कीजिए। और मॉडर्न तरीके से एग्ज़ाम पल दे कर तैयारी कीजिए। इसके लिए आपको ऊपर बताया कि क्लास आने के पहले तैयारी और क्लास आने के बाद कौन कौन से काम किए जाते हैं, ये बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है एक टीचर के लिए। इफ़ेक्टिव आपका जो प्रस्तुतिकरण रहेगा तो ऑटोमेटिक बच्चे अट्रैक्ट होके जुड़ते हैं। तो ये चीज़ें ज़रूरी है आपकी, ठीक है। प्रेजेंस ऑफ माइंड मैंने बताया कि बहुत बड़ा रोल होता है। बच्चे कुछ सवाल पूछ रहे हैं, आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड अच्छे तरीके से काम नहीं करेगा तो आप उससे ना कनेक्ट नहीं हो पाएंगे, जवाब नहीं दे पाएंगे। और प्रैक्टिकल डायमेंशन में, सोशल नॉलेज में सोशल एग्जाम्पल नहीं दे पाएंगे, पॉलिटिकल एग्जाम्पल नहीं, हर डायमेंशन से एग्जाम्पल नहीं दे पाएंगे और टीचिंग बेकार हो जाएगी। अनबैलेंस स्टूडेंट रेशियो, मैंने बताया कि NEP के तहत न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 25 स्टूडेंट पर एक टीचर माना गया है। तो यदि रेशियो कम बच्चे रहते हैं तो चारों तरफ इफेक्टिव तरीके से हम पढ़ा सकते हैं, समझा सकते हैं। इसके साथ साथ इंफ्रास्ट्रक्चर को बहुत ज़रूरी है डेवलप करने का, ठीक है, मैं बता चुका हूँ, ठीक है। उसके बाद उपकरण टूल्स भी बता चुका हूँ, जिससे क्या रहे, विद्यार्थी शांत होकर सुने, आपके विचारों में इंटरेस्ट लें। क्लास में सबसे बड़ी चीज़ होनी चाहिए डिसिप्लिन होनी चाहिए, ठीक है। आपकी लैंग्वेज बोल्ड होनी चाहिए जिससे सारे लोग कनेक्ट हो सकें, ठीक है। प्रभावी तरीके से आप सुना सकें, वो बहुत ज़रूरी होता है अनुशासन के साथ। चौथा क्या होता है कि निम्नलिखित में से कौन सा अध्यापक सर्वाधिक, जो लगातार पढ़ने आता है, इस बात का कोई परवाह नहीं करता। विद्यार्थी क्या सीख रहा है, आपको ना उसको हर चीज़ में इंक्लूड करके चलना होगा, तब इफ़ेक्टिव होगा। इथिकल वैल्यू बनी रहनी चाहिए क्लास में, क्योंकि टीचर और स्टूडेंट की इथिकल गरिमा बहुत ज़रूरी होती है। कक्षा में उपस्थित होने का एक टाइम रेगुलेशन होता है,
ये नहीं कि क्लास 8:40 से शुरू हो रही है, 9:40 की क्लास है तो आते हैं 9:30 पे, 9:20 पे। ये तरीका नहीं होना चाहिए। आपको 10 मिनट समय देता है टीचर, आप आ जाइए और पढ़ाई कीजिए। ये कंटिन्यूटी अच्छी होनी चाहिए, ठीक है। अच्छा शिक्षण किसका पर्याय है, ठीक है। अच्छा शिक्षक किसका पर्याय है? जैसे महाविद्यालयों में प्रधानाचार्य को मजबूत नेतृत्व का शिक्षण करना चाहिए, ईमानदारी से अच्छे टीचरों को हायर करना चाहिए। उसके लिए क्या है कि कक्षा में आकर्षक व्यक्तित्व हो, अच्छा आचरण हो, इफेक्टिव तरीके से पढ़ाता हो, सिंपल तरीके से रहता हो, ये चीज़ें हैं। अब ये क्या है कि शिक्षण में बोध, अब यहाँ पर है कि देखिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन ज़्यादा सही है? शिक्षण पढ़ाया और शोध करे परंतु शिक्षण की अपेक्षा शोध पर अधिक ध्यान दे, ये पहला विकल्प है। दूसरा विकल्प है शिक्षक को पढ़ाया जाए, शोध करे परंतु शोध की शिक्षण को वो करे नहीं, ठीक है। हमें करना क्या होगा कि दोनों को समग्र रूप से बढ़ाना होगा। अगला है कि आप एक शिक्षक क्यों बनना चाहते हैं, बहुत बड़ी जरूरी है। तो कुछ लोग कहते हैं कि मम्मी पापा में से है वो इसलिए बनते हैं, कुछ लोग कहते हैं कि सोशल रिस्पेक्ट मिलता है इसलिए मिलते हैं, कुछ लोग कहते हैं कि दोस्त है उसलिए बनते हैं, कुछ लोग कहते हैं इसे काम कम करना है इसलिए बनते हैं। ये नहीं होना चाहिए। यदि आपको इंटरेस्ट है दुनिया को देने का तो टीचर बनिए। आपके माता पिता ऐसा चाहते हैं, ये भी फैक्टर होता है। आप शिक्षण में गहरी इंटरेस्ट रखते हैं, ये ही इसका करेक्ट आंसर होता है। और बहुत ज़रूरी है आपका दोस्त शिक्षक है, पॉसिबल ही नहीं। आपका शिक्षण जॉब चाहते हैं नहीं। एक शिक्षक का लक्ष्य क्या होता है? तो शिक्षक का लक्ष्य क्या होता है कि स्टूडेंट के साथ अच्छी कनेक्टिविटी हो और स्टूडेंट का सोशल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल, इंटेलेक्चुअल, साइकोलॉजिकल, ठीक है, इथिकल, सारे डायमेंशन से समग्र विकास हो। यही एक टीचर का मेन लक्ष्य होता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हमने बताया कि शिक्षण में कौन कौन सी अलग अलग विधियां हैं। इसको भी हम थोड़ा सा देखें कि शिक्षण में क्या क्या विधि हैं। कि डिस्कवरी विधि, इसमें बच्चों को क्रॉस क्वेश्चन करके, क्वेश्चन क्रिएट करके नई चीज़ें रिसर्च के लिए बढ़ाया जाता है। प्रोजेक्ट विधि क्या होती है कि जैसे गांव का सर्वे करना है कि इसमें कितने लोग गरीब हैं, कितने लोग अमीर हैं, कितने लोग कितने बीमारी हैं, तो ये जाके करते हैं। तो ये एक विधि होती है जिसे क्या है प्रोजेक्ट विधि है, या ये कहा जाता है कि आप इस प्रोजेक्ट पे काम कीजिए। असाइनमेंट विधि जो NEP में चलती है और शुरू से ही रहा है, किसी टॉपिक पर आपको दे दिया गया है कि आप इस पर असाइनमेंट की लिखकर बढ़िया से डिलीवर करके लाइए, उसको आप कीजिए, वो होती है असाइनमेंट विधि। ये टूल्स हमेशा याद रखिएगा, आपको कभी दिक्कत नहीं होगी। लेक्चर विधि मैंने बता चुका है कि किस तरीके से होते हैं, डिमोन्स्ट्रेशन विधि बता चुका हूँ, क्वेश्चन आंसरिंग विधि बता चुका हूँ। ये क्या रिव्यू मेथड, समीक्षात्मक विधि। समीक्षात्मक विधि ये होती है कि बच्चों से पहले क्लास में जाने के बाद, जैसे मान लीजिए फिलॉसफी के बारे में उनसे पूछते हैं कि क्या जानते हो, उसको लिख कर दो। उसको लिखने के बाद हम चेक करेंगे कि उनकी क्या क्या कमियां हैं। जैसे मैं लास्ट में करता क्या हूँ कि बच्चों को रिवीजन करवाने के बाद मैं ये करता हूँ कि आप लोग कुछ आंसर लिख कर दिखाइए, जो जो गलतियां हैं उसको हम बताते हैं कि ये विधियां आपकी ये गलतियां है, इसको सुधार कीजिए, आपका आंसर परफेक्ट होगा। तो ये होती है रिव्यू विधि मेथड। तो आपको ये सारी मेथड्स मैंने बता चुका है, इसकी कंडीशन क्या होती है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों से ये है कि अब मैं थोड़ा सा खाली हो चुका हूँ, तो यूनिवर्सिटी के काम से 1-2 दिन का काम है, हो जाएगा। तो मैं कोशिश करूँगा कि आपको हर टॉपिक पे, यानी टीचिंग पे ज़्यादा नहीं, टीचिंग पे 5, रिसर्च पे 5, ठीक है, उसके बाद ICT पे करंट से जोड़ के 5, हर पे 5-5 लेक्चर कंटिन्यू करूँगा, ठीक है। आपको फुल पैकेज होगा। मैं हमेशा कहता हूँ कि कंसेप्ट विथ फैक्ट चलिए। यदि आप नोट्स पे जितने अच्छे तरीके से काम करेंगे उतनी जल्दी सफल होंगे। एक सफल व्यक्ति की खासियत क्या होती है और एक असफल व्यक्ति क्या है? सफल व्यक्ति रूम में, अपने घर पे रूम में हजारों बार स्ट्रेटजी बनाकर उसको इम्प्लीमेंट करने में असफल होता है, जबकि असफल व्यक्ति
क्या होता है कि वह डायरेक्ट क्लास में जाके वो करता है। ये जितना अच्छी स्ट्रेटजी बनाओगे, जितना अच्छी तरीके से इम्प्लीमेंट करोगे, उतनी चांसेस है कि आप जल्दी सफल हो। और इसके लिए दो ही तरीका है, आप ज़्यादा से ज़्यादा क्लास नोट्स पर स्ट्रेटजी बनाइए कवर करने के, उसके हर डायमेंशन से सोचिए। जितना ज़्यादा सोचेंगे, जितने तरीके से सोचेंगे, यही आपका विकास करेगा, यही सफलता दिलाएगा। तो कोशिश करते हैं ज़्यादा से ज़्यादा सोचें। और एक चीज़ और गुजारिश है, सभी लोग पैसा लेके पढ़ाते, मैं फ्री में पढ़ा रहा हूँ, तो ज़्यादा से ज़्यादा जो ज़रूरतमंद लोग हैं, जो पैसा दे सकते हैं, वो लोग तो ले ही सकते हैं कहीं से, उनके लिए भी फ्री है, सबके लिए फ्री है। जो ज़रूरतमंद लोग हैं उन तक पहुंचाने का कयाम कीजिए। मेरी यही छोटी सी गुजारिश है। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग कमेंट करके बताइए कि क्या ये तरीका सही है। कमेंट जरूर कीजिए तरीका के बारे में, तब भी मैं आगे एक और वीडियो अपलोड करूँगा। थैंक यू सो मच।